हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट और आज हम कर रहे हैं +2 बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर 2.1 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नेचर एंड सिग्निफिकेंस। तो पहले लेक्चर में हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस के बारे में स्टडी कर लिया था। अब इस लेक्चर के अंदर हम इसके कुछ आधारभूत सिद्धांत ही पढ़ेंगे, कुछ यानी कि 6 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने से पहले इसके फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये सिद्धांत आए हैं। तो देखो, बहुत सारे जो प्रबंधक थे उन्होंने अपने या तो एक्सपीरियंस या अपना जो रिसर्च था उनके बेस पर उन्होंने क्या किया, प्रबंध के बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत बताए थे। उनमें से एक फ्रांस के उद्योगपति हेनरी फ्योल भी थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया था। अब एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं कि उनकी बुक का नाम क्या था, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। उन्होंने कितने सिद्धांत दिए, 14। अब ये 14 याद रखने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि 2 चैप्टर है अपने +2 में प्रिंसिपल से रिलेटेड। एक तो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में देख के कि कौन से के 14 और किसके हमारे 4 हैं। तो इसका याद रखने का तरीका आपको बताती हूँ। हेनरी फ्योल, क्या नाम है इसका, हेनरी फ्योल। तो हम इसको याद करने के लिए हेनरी एफ का 6 और इसका 8 प्लस करते हैं तो कितने हो गए, 14। यानी कि इसके नाम में ही इसके 14 प्रिंसिपल छुपे हैं। याद करने का तरीका है सिर्फ ये। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो ये हेनरी फ्योल है, इन्होंने ये कहा था कि प्रबंध के सिद्धांत और जो तत्व है उनमें काफ़ी अंतर होता है। किसमें, सिद्धांतों में और तत्व में अंतर बताया है। कहते हैं इनमें अंतर होता है। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो आधारभूत सत्य होते हैं और कारण परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, कारण और परिणाम में। जबकि जो तत्व होते हैं वो कार्य की ओर इशारा करते हैं। यानी कि हमने जब फंक्शन वाला किया था उसमें एक एलिमेंट वर्ड यानी कि तत्व हमने बताया था, फिर यहाँ दोबारा बता देते हैं। सिद्धांत वो होते हैं जो कारण और परिणाम में संबंध व्यक्त करते हैं और जो तत्व होते हैं वो कार्य यानी कि 5 कार्य हमने पढ़े उनकी ओर इशारा करते हैं। साथ के साथ प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में फ्योल ने 2 और भी बातें कही है। कौन सी, पहला जो है ये कहते हैं कि जो सिद्धांत है उनकी सूची बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी 50-60 ऐसे नहीं होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जो सुझाव देने वाले हो, अच्छे गाइडलाइन वाले हो। केवल ऐसे ही सिद्धांतों की व्याख्या होनी चाहिए जो ज़्यादातर परिस्थितियों में लागू हो जाए, उन्हीं को हमें स्वीकार करना चाहिए और लिस्ट में उन्हीं को डालना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि भाई ये कठोर नहीं होना चाहिए, लचीले होने चाहिए, जिनको आवश्यकता पड़ने पर हम बदल भी सकें। तो इस प्रकार इन्होंने इसके बारे में बताया कि ये कठोर भी नहीं होने चाहिए, लचीले होने चाहिए और सिद्धांत और तत्वों में अंतर भी होता है। तो इस तरह से टोटल इन्होंने क्या दिए हैं, 14 सिद्धांत दिए हैं। इसकी डेट है, इनकी डेट है हेनरी फ्योल की 1841 से 1925। बाई चांस एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाए तो कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी डेथ हुई, तो 1925 में और जन्म हुआ 1841 में। बाई चांस एक नंबर में आ जाए तो, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर वाले। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब 14 प्रिंसिपल। सबसे पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या होता है, जो पूरा काम होता है उसके छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और जो व्यक्ति होता है उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार उसको काम का एक भाग सौंप देते हैं। अब जो है एक व्यक्ति पूरा काम नहीं करता बल्कि वो छोटा सा हिस्सा उसका काम का करता है। जब व्यक्ति एक ही काम को बार बार करेगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा और उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन बन जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक फर्नीचर निर्माता है, 100 लेक्चर स्टैंड बनाने का ऑर्डर मिलता है उसको। अब वो ये भी कह सकता है कि और उसके पास 5 बंदे हैं तो वो ये भी कह सकता है कि 5 कारीगर है, 20-20 बना के दे दो तो हमारे 100 हो जाएंगे। पर इस आदेश को दूसरे तरीके से भी पूरा कर सकते हैं। लेक्चर स्टैंड का काम वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। हम इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई तो इसकी लेग्स बनाएगा, कोई टॉप बोर्ड, कोई इसका सेंटर सपोर्ट करेगा, कोई असेंबलिंग का, कोई पॉलिशिंग का काम। इस तरह से करेंगे तो क्या आएगी, सारे लेक्चर स्टैंड बनकर तैयार होंगे वो एक जैसे, सबकी टांगें होंगी वो एक जैसे, पॉलिश होगी वो एक जैसे। तो क्या होगा, क्योंकि हर एक बंदा अपने अपने काम में स्पेशलाइज है और उस स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाएगा।
तो उदाहरण दिया इन्होंने, जब एक प्रबंधक को एक ही विभाग की एक जैसी क्रिया को लगातार करना पड़ता है तो वह अपने काम में विशेषज्ञ हो जाएगा और कम समय में ज़्यादा लाभदायक काम भी या निर्णय भी ले सकेगा। सेकंड हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं। क्या होते हैं? एक तो हमारे विशिष्टीकरण के लाभ मिल जाएंगे, जो क्वालिटी है उसमें सुधार हो जाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और जो वेस्टेज है वो भी हमारी कम हो जाएगी और कर्मचारी की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। पर इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट यानी वोलेटिंग इफेक्ट भी होते हैं। अगर मान लेते हैं इसको कंटिन्यू ही हर परिस्थिति में इसको लागू किया, जिसमें नहीं लागू होना उसमें भी लागू किया, तो क्या हो गया, ऊपर वाले जितने भी प्रभाव है हमारे पॉजिटिव वो सारे खत्म हो जाएंगी और क्या होगा, हमें विशिष्टीकरण का लाभ नहीं मिलेगा और एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड आता है इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार कहते हैं कि अधिकार और जो उत्तरदायित्व होते हैं एक साथ चलते हैं, यानी कि ये दोनों साथ साथ चलने का अभिप्राय है कि आप जब किसी भी व्यक्ति को कोई काम देते हो करने के लिए तो उस कार्य के परिणाम के प्रति हम उसको तभी उत्तरदायी ठहरा सकते हैं जब उसको अधिकार दिए। अगर हमने नहीं दिए हैं तो हम उसको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। तो ऐसा केवल तभी संभव है यदि उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अधिकार सौंपे गए हैं। अधिकार अगर हमने नहीं दिए तो हम किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक जो सीईओ है वो एक बिक्री मैनेजर को क्या कहता है, आपको अगले वर्ष बिक्री का दुगना डाटा करना है, यानी कि आपका टारगेट जो है इस साल जो बिक्री है मान लेते हैं 1000 यूनिट है तो अगले साल आपको 2000 यूनिट करनी है। अब देखो भाई 1000 यूनिट बढ़ानी है तो उसको कुछ पावर भी तो देनी पड़ेगी। तो इसको पूरा करने के लिए जैसे बिक्री प्रतिनिधि यानी कि कुछ सेल्समैन रखने या कुछ विज्ञापन करने के अधिकार भी उसको देने पड़ेंगे। अगर ये अधिकार दे देंगे तो वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अगर ये अधिकार नहीं देंगे तो हम जो ये सेल्स मैनेजर है इसको हम दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि इसके पास अधिकार ही नहीं थे। तो इस तरह से अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों साथ साथ चलते हैं। अब देखो इसके कुछ इफेक्ट होते हैं। पहले पॉजिटिव इफेक्ट, एक तो हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त होने में बहुत जल्दी से प्राप्त हो जाएगा, कर्मचारियों में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वोलेटिंग इफेक्ट क्या होंगे, अगर आवश्यकता से ज़्यादा अधिकार दे दिए तो गलत प्रयोग होने का डर होगा, कम दे दिए तो लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई होगी और अगर हमें वांछित परिणाम यानी कि जो डिजायर रिजल्ट है वो प्राप्त न होने पर अगर नहीं होगा तो अधीनस्थों जो नीचे जिनको काम सौंपा है उनको निश्चित कर पाना मुश्किल हो जाएगा और कर्मचारियों का साहस कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा। थर्ड आता है हमारे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ है कि कोई भी काम करना है वो डिसिप्लिन के साथ। जैसे फेयोल कहते हैं कि अनुशासन का मतलब है आज्ञाकारिता, ओबीडेंस, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, यानी कि जो आपका अधिकार है उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए। अनुशासन का मतलब यही है, आपके स्कूल वाले अनुशासन है ना, जैसे जो रूल बना रखे हैं स्कूल में उनके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो इस तरह से वही उसी तरह कंपनी के अंदर भी ये होता है कि जो रूल रेगुलेशन है उनका पालन करना, जो आपको अथॉरिटी मिली हुई अधिकार मिलना है वह उसका मिस यूज नहीं करना, उसके प्रति श्रद्धा रखना, कंपनी के लिए ही यूज करना। सभी स्तरों पर अच्छी पर्यवेक्षण व्यवस्था यानी सुपरविजन की जो सिस्टम है उसको प्रदान करके, नियमों की स्पष्ट व्याख्या करके, पुरस्कार और दंड दो पद्धति होती है, दोनों को लागू करके ही हम अनुशासन को स्थापित कर सकते हैं। देखो पुरस्कार और दंड नहीं होगा तो अनुशासन स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता से काम करने के वायदे तोड़ता है तो वो कौन सा उल्लंघन कर रहा है, आज्ञाकारिता का उल्लंघन कर रहा है, ओबीडेंस का उल्लंघन कर रहा है। इसी प्रकार एक बिक्री प्रबंधक को अधिकार प्राप्त है कि वह उधार बिक्री कर सकता है, लेकिन वो इसका क्या करता है, गलत फायदा उठाकर अपने जो रिलेटिव है उनको तो उधार दे देता है औरों को नहीं देता। तो क्या करता है, वो जो अधिकारों के प्रति उसकी श्रद्धा है उसको अनदेखा करता है। तो इस तरह से इसके भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। जैसे अनुशासित जो संस्था होती है उसकी लोगों की नज़र में रेपुटेशन बढ़ जाती है, कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ जाती है और जो लेबर और जो
मैनेजर के रिलेशन होते हैं वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट होने के चांस भी होते हैं, जैसे साख बढ़ने से कर्मचारियों को कुशलता में कमी भी हो सकती है। उनको ये लगता है कि हाँ हम तो टॉप में हैं, हमें और ऊपर जाने की जरूरत क्या है। अव्यवस्था का बोलाबाला भी हो सकता है या अविश्वास का वातावरण भी हो सकता है। फोर्थ आता है इसका आदेश की एकता। आदेश की एकता का मतलब है एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है उसको एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। वह कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति ही उत्तरदायी होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को आदेश देने वाले कई अधिकारी होंगे तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि किसके आदेश को वो पहले पूरा करे और किसके आदेश को बाद में। वो इस भ्रम में पड़ जाएगा और किसी का आदेश भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। दो ग्रुप है यहाँ पे, एक तो है राइट अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच। कैसे बनी ये राइट? ये 3 एम्प्लॉई है हमारे और इनका ये एक बॉस है। अब देखो ये इसको आदेश दे रहा है, इन तीनों को दे रहा है, तो अब इस एस को पता है कि तुझे ऑर्डर देने वाला केवल एक ही अधिकारी है, तो वो इसके आदेश को इजीली फॉलो कर लेगा, काम भी कर लेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। पर दूसरे ग्रुप में क्या है, ये 3 एम्प्लॉई है पर इनके क्या है, 2 बॉस है। अब ये इसको भी देता है और ये भी इसको देता है। अब S1 इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं पहले M1 का कहना मानूं या M2 का। वो दोनों के भ्रम में पड़ जाएगा और किसी का भी वो ऑर्डर फॉलो ढंग से नहीं कर पाएगा। अब देखो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं और कुछ फायदे भी हो सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या इसके फायदे हो सकते हैं। भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी, अधीनस्थों की कुशलता में वृद्धि होगी, अधिकारियों की कुशलता में वृद्धि होगी और उत्तरदायिता का निर्धारण करना आसान हो जाएगा। कोई गलत काम करेगा तो वो आसानी से पकड़ा जाएगा और वातावरण भी अच्छा बना रहेगा। दूसरा, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं। अधीनस्थों के लिए भ्रमित स्थिति पैदा होना। दूसरा, अधीनस्थों की कार्यकुशलता कम होना, अधिकारियों की कार्यकुशलता कम होना, उत्तरदायित्व निर्धारण करने में कठिनाई होना, अव्यवस्था का बोलाबाला होना और अधिकारों के अहम को ठेस पहुंचने से झगड़ा होना। तो इस तरह से भी हो सकता है। इसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो एक हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड, अब आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब आ जाता है, तो यानी कि इसमें हम कह सकते हैं क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए जिनका समान उद्देश्य है। यानी कि मान लेते हैं 2 क्रियाएं, उनका अगर एक ही उद्देश्य है तो उनका एक ही अध्यक्ष होना चाहिए और एक ही योजना होनी चाहिए। वन हैड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। सेम ऑब्जेक्टिव वाला जो ग्रुप है उसका एक ही बॉस होना चाहिए। समान उद्देश्य वाली विभिन्न क्रियाओं के समूह के लिए एक योजना होनी चाहिए। उन्हें नियंत्रित करने वाला भी एक अध्यक्ष होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो 2 प्रोडक्ट बनाती है, एक तो बनाती है स्कूटर और एक बनाती है कार, 2 प्रोडक्ट बनाती है। अभी आप देखोगे कि इसके हमने 2 डिवीज़न बना दिए, एक डिवीज़न बना दिया स्कूटर डिवीज़न और दूसरी कार। अब दोनों उत्पादों के बाजार भी अलग होंगे, दोनों की समस्याएं अलग होगी, इन दोनों के लक्ष्य भी अलग अलग होंगे। तो दोनों विभागों को अपनी अपनी स्थितियों का ध्यान रखते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं इन दोनों का एक ही अधिकारी हो तो वो ना ढंग से स्कूटर डिवीज़न को संभाल सकेगा, ना वो कार डिवीज़न को, और ना वो दोनों का ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा। तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना जरूरी है। आगे दे रखा है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस। इसको हम अगले पेज पे करेंगे डिफरेंस को। अब पढ़ते हैं इसके जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है इसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। एक अधिकारी के एक ही जैसी क्रियाओं से संबंधित होने के कारण विशिष्टीकरण का लाभ मिलेगा, संगठन की कुशलता बढ़ेगी, उद्देश्य आसानी से प्राप्त होगा और यूनिटी भी आएगी, एक रूपता। वॉयलेटिंग या नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं। विशिष्टीकरण के लाभ नहीं मिलेंगे, संगठन में कुशलता नहीं आएगी, उद्देश्य प्राप्त करने में कठिनाई होगी या क्रियाओं में एक रूपता या अभाव से समन्वय की कमी आ सकती है। तो इस तरह से इन्होंने इसके कुछ इफेक्ट भी बताए हैं। इसके बाद आते हैं आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ध्यान से करना, ये क्वेश्चन कई बार 4 नंबर में 2 नंबर में आ ही जाता होता है।
सबसे पहले मीनिंग, आदेश की एकता का मीनिंग क्या है? प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक अधिकारी से ही आदेश मिलने चाहिए और वो अधिकारी उसी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? समान उद्देश्य वाली विभिन्न क्रियाएं एक ही अध्यक्ष के अंदर होनी चाहिए, यानी कि उनका एक ही अध्यक्ष होना चाहिए और एक ही योजना होनी चाहिए। सेकंड, उद्देश्य क्या होता है? एम, दोहरी अधीनता को खत्म करना होता है और यहाँ जो होता है कोई क्रिया छूट ना जाए या अनदेखी ना रह जाए उसको दूर करने के लिए किया जाता है। इम्प्लीकेशन, कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होते हैं, इससे तो पूरा संगठन ही प्रभावित हो जाता है, तो इसलिए इसके 3 ही डिफरेंस दिए गए हैं। इसके बाद आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन हो, यानी कि अधीन हो व्यक्तिगत हित, तो इसका मतलब है हमने किसको प्रेफरेंस देनी है? सामान्य हित। सामान्य हित होता है संस्था का हित, संस्था का उद्देश्य प्राप्त करने में हमारा ध्यान होना चाहिए। व्यक्तिगत हित पर सामान्य हित को प्राथमिकता का नाम दिया गया इसमें। इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है? सामान्य हित यानी कि संस्था के हित को ही ऊपर रखना है। यदि सामान्य हित और व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता क्रम में रखने के लिए कहा जाए तो निश्चित ही है कि सामान्य हित को पहले स्थान पर रखना है और व्यक्तिगत हित को दूसरे स्थान पर। एक प्रबंधक को डिसीजन लेने से अगर उसको व्यक्तिगत रूप से हानि होती है मान लेते हैं व्यक्तिगत रूप से हानि होती है लेकिन संस्था को लाभ होता है, तो उसको वो डिसीजन क्या करना चाहिए? ले लेना चाहिए। इसके उल्ट अगर मान लेते हैं निर्णय से व्यक्तिगत तो लाभ होता है और संस्था को हानि होती है, तो उसको ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? संस्था का नुकसान होगा और उसका व्यक्तिगत फायदा ही हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी का मैनेजर है, उसको 100 टन कच्चा माल खरीदना है। बाजार में देखो आपको पता है बहुत सारे सप्लायर होते हैं, उन सप्लायर में उस जो प्रबंधक है उसका बेटा भी है। अब इसने क्या किया? प्रबंधक ने कच्चे माल को अपने बेटे की फर्म से और बाजार में जो रेट था उससे ज़्यादा रेट पे खरीद लिया। तो आपको इससे क्या लगता है? उसको व्यक्तिगत रूप से तो लाभ हो गया पर फर्म को क्या हुआ? नुकसान ही हुआ है। तो ये स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना। आपको फर्म के हित को ध्यान में रखना है। फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले उसी को पूरा करने की कोशिश आपको करनी है। इसके कुछ नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट दिए गए हैं। जैसे इससे क्या होगा? एक तो मानवता का पालन होगा। संस्था को लाभ से सभी को लाभ होता है, किसी एक व्यक्ति को लाभ नहीं होता। संस्था को अगर लाभ होंगे तो वो सबको लाभ मिलेंगे। संस्था के उद्देश्य प्राप्ति में आसानी होती है और व्यक्तिगत और संस्था के उद्देश्य उन दोनों में भी तालमेल बन जाता है। अगर मान लेते हैं संस्था का उद्देश्य पूरा हो गया तो व्यक्तिगत उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। वायलेटिंग इफेक्ट क्या है? मानवता का हनन, ईर्ष्या में वृद्धि, संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति में भी अवरोध, व्यक्तिगत और संस्थागत उद्देश्य जो होते हैं उनमें तालमेल का अभाव भी हो सकता है। तो ये आज हमने इसके 6 प्रिंसिपल किए हैं। स्टूडेंट अगर आपको अच्छे लगे हैं तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले जो हमारे हैं 8 प्रिंसिपल वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।